हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने वाले हैं। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसमें रासायनिक संयोजन के 5 नियम दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करने वाले हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, किसे हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। दोस्तों आप सबको पता है केमिस्ट्री में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ डील करना होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, वो कुछ नियमों की पालना करते हैं। उन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। उनको ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस वीडियो में हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपको ये डेफिनेशन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम एग्जांपल की मदद से आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा। इस नियम को आंतोइन लावोशिए ने सन 1789 में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान, जो अभिक्रिया के बाद में जो मिलते हैं अपने को पदार्थ, वो क्या होते हैं? उत्पाद। जो अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं उनका कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। यह नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार वो एक्सपेरिमेंट क्या है। मान लीजिए अपन ने कोई एक इस प्रकार का एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इस प्रकार का एक कॉनिकल फ्लास्क अपन ने लिया और उसके अंदर कोई भी एक अभिकारक डाल दिया अपन ने। मान लीजिए इसके अंदर अपन ने कोई X नाम का कोई अभिकारक डाल दिया और हमने क्या किया, उसके अंदर इस प्रकार से एक टेस्ट ट्यूब डाली और उसमें कोई दूसरा अभिकारक डाल दिया और उसको एक धागे की मदद से बाहर हमने बांध के रख लिया, जिससे कि हम उसको बाद में अभिक्रिया करवा पाए। जो टेस्ट ट्यूब में अपन ने दूसरा अभिकारक लिया वो मान लीजिए अपन ने Y ले लिया। अब हमने क्या किया, इस पूरे का वेट कर लिया, किसी भी मशीन पे हमने इस पूरे का वेट कर लिया। तो मान लीजिए वेट आया अपने पास 300 ग्राम। अब ये अभिक्रिया से पहले अपन ने इसका वेट कर लिया, दोनों अभिकारकों का वेट कर लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों अभिकारकों को आपस में मिला दिया, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन करवा दी। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब हमने इसका वेट किया, जब हमने इसका वेट किया तब भी उसका वेट कितना आया? 300 ग्राम। बस यही चीज ये नियम कहता है कि हमने अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई तो उसके पहले जो अभिकारक हमने लिए थे उनका जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद में जो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है उसका भी द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान जो भाग लेते हैं पदार्थ, उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। वो अभिकारकों का अगर हम कुल द्रव्यमान देखते हैं और बाद में जब वो रिएक्शन हो जाती है तो रिएक्शन से अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों का कुल द्रव्यमान देखते हैं और अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखते हैं तो दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल इक्वल आता है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जाता है। वो हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है। द्रव्य का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। अभिक्रिया के अंदर अगर वो भाग लेते हैं अभिकारक, उनका द्रव्यमान जितना होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। यही ये नियम कहता है। अब हम इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पानी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पानी को अपन क्या बोलते हैं? H2O। अब H2 को जो बनाने के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम देखते हैं। H2O को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? अपने को हाइड्रोजन चाहिए होती है, प्लस अपने को ऑक्सीजन चाहिए होती है और उससे अपना पानी बन जाता है। अपन इस अभिक्रिया को संतुलित कर लिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसमें अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या है? जो अभिक्रिया के दौरान भाग ले रहे हैं वो कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो कुल द्रव्यमान देखते हैं, अगर इनका कुल द्रव्यमान इसके कुल द्रव्यमान के बराबर आता है तो ये नियम फॉलो करता है, ये नियम सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखते हैं।
अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखने के लिए अपने को हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखना होगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ये 2 टाइम्स लिए हुए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। और एक ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें 2 परमाणु है, तो 2 से गुणा कर देंगे अपन 16 को। ऐसे ही जो अपने को उत्पाद प्राप्त हुआ उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु का कितना परमाणु द्रव्यमान हो गया? 2 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो अपन लिख देंगे इसको 16। और इस पूरे को अपन 2 टाइम्स लिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा? 2 दूनी यहाँ पे 4 प्लस 16 दूनी 32। तो ये तो आ गया अपने पास अभिकारकों का, तो 36। ऐसे ही अगर हम उत्पादों का देखें तो 16 और 2 18, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 36। यहाँ भी 36 आ गया और यहाँ भी 36 आ गया। तो इससे क्या पता चला अपने को कि अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है, यानी कि अभिकारकों का और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5.6 ग्राम NaHCO3 को 20 ग्राम CH3COOH विलयन में मिलाया जाता है तो 4 ग्राम CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। अभिक्रिया में प्राप्त अवशेष के भार का आकलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार करें। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में इस नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों क्या दिया हुआ है अपने को? NaHCO3 दिया हुआ है, कितने ग्राम? ये दिया हुआ है अपने को 5.6 ग्राम। इसको जब CH3COOH के विलयन में मिलाया जाता है, CH3COOH कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। इसके विलयन में जब मिलाया जाता है तो अपने को क्या प्राप्त होगा? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। तो इसमें CO2 की मात्रा अपने को दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 4 ग्राम CO2 रिलीज होती है। अब अपने को इसमें क्या बताना है? इसमें अपने को जो ये शेष अवशेष बचा है इसका अपने को द्रव्यमान बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 20 प्लस 5.6 करेंगे तो अपन कितना आएगा? 25.6 ग्राम हो गया। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? जितना अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना ही कुल द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। तो उत्पाद में अपने को 4 ग्राम दिया हुआ है, किसका? CO2 का कुल द्रव्यमान। अब अपने को क्या बताना है? इस अवशेष का कुल द्रव्यमान बताना है। तो अपन क्या करेंगे? जितना अभिकारकों का द्रव्यमान है उसमें से अपने को जितना दिया हुआ है 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है उसको अपन घटा देंगे तो अवशेष का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का जितना द्रव्यमान है उतना ही कुल द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए। अपन क्या करेंगे? 25.6 में से 4 ग्राम को अपन माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 21.6 ग्राम। ये अपने पास इस अवशेष का कुल द्रव्यमान आ गया। आई होप इस एग्जाम्पल की मदद से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी मदद से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 112 ग्राम अपने को कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होती है तथा 88 ग्राम अपने को CO2 प्राप्त होती है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। अब अपने को क्या करना है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। इसमें अपने को क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है? 200 ग्राम अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का आना चाहिए। अपने पास उत्पाद का द्रव्यमान दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मिलता है? 112 ग्राम प्लस CO2 कितनी प्राप्त होती है? 88 ग्राम। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? वो ही 200 ग्राम। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालना करती है। इस प्रकार हम इस नियम को समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चंस की मदद से समझने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, नेक्स्ट नियम के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।